आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज के मॉक टेस्ट नंबर 12 का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोनों ए, बी और सी के माप समानांतर श्रेणी में हैं। कोनों नहीं, कोण होगा। एम बी सी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि ए एम बी सी पर लंब है। बी एम बटे ए बी का मान बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए यहाँ पे पहले जो दिया गया समानांतर श्रेणी एपी दिया गया, एपी होता क्या है? कोई कमेंट करके बताएगा। आइए हम बताते हैं आपको। जैसे हम बोले कि 1, 2 और 3, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप पूछेंगे कैसे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम तभी बोल सकते हैं जब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, और इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। जब कोई भी सीरीज दिया हो जिसमें डिफरेंस इक्वल हो हर एक जगह पे, तो वैसे हम सीरीज को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। 1, 2 और 3 क्या है, अर्थमेटिक एपी में है। और हमसे बोल रहा है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या है, एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो 1:2:3 है? बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये एपी में है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे रेशियो में सम ऑफ एंगल क्या है, 3, 2, 1, 6। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री है। 6 का कितना गुना है, 30 गुना है। ये बताइए कि सी जो है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का 3 गुना कितना हो, 30 गुना कितना होगा, 90 डिग्री। 2 का 30 गुना कितना होगा, 60 डिग्री। और 1 का 30 गुना कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री। अब अगर किसी भी त्रिभुज में एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल एक बार बनाते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें कोण सी क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, कोण सी होगा। अब नेमिंग दे देते हैं, ये बी हो गया, ये ए हो गया। एंगल बी कितना है, 60 डिग्री है। और एंगल ए कितना है, 30 डिग्री है। हम क्या किए, एक ट्रायंगल बना लिए। आगे बोल रहा है कि एम बी सी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है। बी सी पर एम एक ऐसा बिंदु है जो जो कि ए एम बी सी पर लंब है। अगर एम जो है बी सी पर कोई बिंदु होगा तो वो क्या है, बी सी पर ए से जो एम को मिलाएंगे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज में है, अगर बी सी पर हम पॉइंट देंगे तो बी सी पर हम यहीं पे पॉइंट दे सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, एम होगा। बी सी पर जो पॉइंट है, और जब हम इसे ए से मिलाएंगे, जब हम इसे ए से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, बी सी पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि जिस पॉइंट पे सी है उसी पॉइंट पे एम है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। आगे हमसे पूछ रहा है कि बी एम बट्टा ए बी बताइए। कोई भी एंगल नहीं लेना है कि ये साइन ले लो, कॉस ले लो, रिलेशन कैसा है, बी एम बेस बट्टे हाइपोटेनस हो गया, बेस बट्टे हाइपोटेनस कॉस 60 नहीं लेना है। हम आपको त्रिकोणमिति में क्या बताएं, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, √3। 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 यूनिट। अगर आप देखेंगे बी एम क्या है, 1 यूनिट। बी एम क्या है, 1 यूनिट है। और ए बी क्या है, कर्ण है। ए बी का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट है। हमारा आंसर क्या है, बी एम बाई ए बी का रेशियो 1/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट करके जरूर देखिएगा और खुद से अप्रोच करिएगा बनाने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दिया गया एक पिता एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। फादर का एज हो गया होगा तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा दिन टाइम लगेगा। जब यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं
और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में देखेंगे, हर एग्जाम में एक बार तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट में आपको मिलता ही है, और हर सेट में मिलता है, हर एग्जाम में, और मोस्ट ऑफ द सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना रहता है। फादर किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है और बेटा कितने दिनों में कर रहा है? 7 दिनों में कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 8 7 का एलसीएम कितना हो गया? 56। ये जो 56 आया इसे ही हम मान लेते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया? 56 यूनिट हो गया। अगर 56 यूनिट काम करने में फादर को 8 दिन लग रहा है तो रोज कितना यूनिट काम करेगा? 7 यूनिट काम करेगा। बोलेंगे बिल्कुल। और अगर बेटा 56 यूनिट काम को 7 दिनों में कर रहा है तो बेटा को कितना लगेगा? 8 दिन लगेगा। यहां तक में किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हमसे बोल रहा है आगे, एक दिन छोड़ के आता है और पिता कार्य स्टार्ट करता है। ये इसका मतलब है कि पहला दिन फादर आएगा, अगले दिन जब काम पे आएगा तो बेटा अकेले आएगा, फिर उसके अगले दिन फादर आएगा, फिर बेटा आएगा। ऐसा काम आते रहेंगे, फादर आएगा, अगले दिन बेटा आएगा। और ये इस टाइप से होने के बाद फादर सन 56 यूनिट काम करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। आप देख रहे हैं कि 2 दिन जो आ रहा है, हर एक जगह 2 दिन देखें तो फादर और सन आ रहे हैं। अगर हम बोले कि पहला दिन फादर जो काम करेगा, दूसरे दिन जो सन काम करेगा, तो 2 दिन में क्या होगा? जितना यूनिट काम होगा तो हर एक 2 दिन पे उतना ही यूनिट काम होगा। अब ये बताइए कि फादर जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? यहाँ पे एक दिन लिखना है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 7। और बेटा जब अगले दिन आएगा तो अगले दिन मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 8 यूनिट काम करेगा। हम ये बोल सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया है? 2 दिन में 15 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया है? 15 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में 15 यूनिट काम हो गया। यहाँ पे हम डे लिखते हैं, यहाँ पे हम वर्क लिखेंगे। हमें काम कितना करवाना है? 56 यूनिट काम करवाना है। तो देखिए 15 से अगर 56 को भाग देंगे तो पूरा का पूरा नहीं कट रहा है। हम क्या करते हैं कि 56 के नज़दीक पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, 15 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 45। तो इस साइड भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दिन में अगर 15 यूनिट काम हो रहा है तो 45 यूनिट कितने दिन में होगा? 2 का 3 गुना, 6 दिन में काम हो जाएगा। 6 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 45 यूनिट। अब काम कितना बचा? टोटल काम 56 यूनिट है। 56 यूनिट में से 45 यूनिट काम हो गया है, तो काम बचा कितना है? रिमेनिंग काम कितना बचा है? तो आप बोलेंगे 56 में से अगर हम 45 घटा दे रहे हैं तो 11 यूनिट बचा है। 11 यूनिट काम बचा हुआ है अभी भी। अब 6 दिन के बाद कौन आएगा? फादर आएगा फादर। तो अगले दिन कौन आएगा? पिताजी आएंगे। पिताजी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 7 यूनिट काम करेंगे। अब अगर हम जोड़े तो टोटल 7 दिन हो गया। या आप आगे कंटिन्यू जोड़ना नहीं क्योंकि टाइम भी आपको बचाना है। 45 और 7 कितना हो गया? 52 यूनिट काम हो गया है। अब रिमेनिंग काम कितना बचा है? 56 में से 52 हो गया है, 4 यूनिट काम बच गया है। 7वें दिन के बाद कौन आएगा? उसका बेटा आएगा। देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे मॉक टेस्ट में आया हवाबाजी करके चला गया, नहीं, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जो एग्जाम में आए। टाइम लगेगा लेकिन आप अगर एक बार समझ लेते हैं तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए। वो हवाबाजी नहीं है तो ऑप्शन देखा ये बहुत लुल टाइप का कि ए 8 दिन में कर रहा है, बी काम कर रहा है तो दोनों को जोड़ ले, इससे थोड़ी काम होगा। अब देखिए कि हमें क्या हो गया, टोटल काम हो गया है 52 यूनिट, 4 यूनिट बच रहा है। अब कौन आएगा? बेटा आएगा। बेटा एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन बेटा से हमें तो 4 ही यूनिट काम करवाना है। अगर एक दिन में आप 8 रोटी खा रहे हैं तो आधे दिन में कितना खाएंगे? 4 रोटी खाना तो कितने में खाएंगे? आधे दिन में खाएंगे, आधा दिन लगेगा। मतलब कि अब हमें 4 यूनिट और काम करवाने के लिए कितना दिन का जरूरत पड़ेगा? आधे दिन का। ये आधा दिन कौन काम करेगा? बेटा काम करेगा। टोटल देखिए 45 4 49, 49 प्लस 7 56। 56 वर्क कितने दिन में? 7, 6 और 1 7, 7 प्लस आधा दिन 7.5 दिन। मतलब 7.5 दिन में 56 यूनिट काम
हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन करके। बिल्कुल। आइए, दिया गया है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री बनाने वाली भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। हमसे पूछा है कि कर्ण का माप दिया गया है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, द्विबाहु, दो भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के कर्ण का माप दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम ये नहीं करेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालेंगे, जब समद्विबाहु दे गया है तो इसका हम बेनिफिट निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या करेंगे, और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें दोनों भुजा क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा बराबर है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कर्ण बट्टा 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनस बट्टे 2 का होल स्क्वायर। कर्ण क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 8 बट्टे 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 8 को 2 काटेगा 4 बार में, 4 का स्क्वायर जाएगा 16 बार में। हमारा आंसर कितने बार में आएगा, ऑप्शन ए 16 हमारा सही है। तो जब हमें समद्विबाहु दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो हम कभी भी उसमें क्या करेंगे, दोनों साइड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं करेंगे, कर्ण बट्टे 2 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, आंसर ले आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि यदि a माइनस बी का 40% दिया गया, a माइनस बी का मतलब कि मल्टीप्लाई 40%, आगे दिया a प्लस बी के 20%, a प्लस बी के हो या का हो, बात गुना का ही होता है। 20% के बराबर है, इसका 40% बराबर है किसके, इसके 20% के बराबर आ गया। हर एक स्टूडेंट यहां से ए और बी का वैल्यू निकालेगा, सॉल्व करेगा। थोड़ा सा रुको जरा, देखो इस टाइप में क्या करें, यहाँ पे a माइनस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी के जगह पे हम क्या वैल्यू रखें, इक्वल के दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। हम कहना चाहते हैं 40 और 20 का आप एलसीएम लो, कितना होता है 40, यहाँ पे 40 है, 40 में हम क्या गुना करें तो 40 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 40 आ रहा है, तो आप बोलेंगे एक क्या वैल्यू आया, a माइनस बी का आया। 20 में हम क्या गुना करें कि 40 हो जाए, तो हम 20 में जब 2 से गुना करेंगे तो 40 आएगा। 20 के साथ क्या गुना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 2 यूनिट आया। यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या करेंगे, a माइनस बी बट्टा a प्लस बी, a माइनस बी का वैल्यू 1 यूनिट है, a प्लस बी का वैल्यू 2 यूनिट है। हम यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल a माइनस बी का वैल्यू 1 है, a प्लस बी का वैल्यू 2 है। आप सॉल्व कैलकुलेट करेंगे फिर भी वही आएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मत करने लगना, सी एंड डी का अप्लाई करो। एक बार क्या करो, इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a, एक बार अगर जोड़ देंगे तो ऊपर में जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, 2 तो कटना ही, और घटाएंगे तो b हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। a का वैल्यू 3 आया, b का वैल्यू 1 आया। हमसे पूछ रहा है कि b जो है a के कितने प्रतिशत के बराबर है, b जो है a के कितने प्रतिशत के बराबर है। a कितना है, 3 है, b कितना है, 1 है। b जो है a के कितने प्रतिशत, 1 से कंपेयर करवा तो a कितना है, 3 है, b कितना है, 1 है। परसेंटेज में बताना है तो 100% से गुना कर देंगे, क्या आएगा 33 सही 1/3% है क्या। देखिए ऑप्शन सी 100/3% सीधा लिख दिया है। टाइपिस्ट दशमलव नहीं डालना चाह रहा था, इसीलिए 100/3% कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना में उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात बताइए। हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल का रेशियो बताइए, इस रेशियो में वो इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए
जब आपसे पूछ रहा है कि तीनों साल के बाद क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट इक्वल हो रहा है, एसआई क्या है, इक्वल है। एसआई अगर इक्वल है, देखो दिया गया है ना, ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हर एक जगह पे बराबर आ रहा है। अगर एसआई इक्वल है तो P1 फर्स्ट का प्रिंसिपल, दूसरे का प्रिंसिपल, और अलग अलग योजना में, तीनों योजना में जो प्रिंसिपल कर रहा उसका रेशियो क्या होगा, 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3। ये R1, R और T क्या है, R रेट है, T टाइम है। पहले योजना में जो कर रहा है उसे हम R1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे में R2 से, तीसरे में R3 से कर रहे हैं। पहले में क्या कर रहा है, 1/ रेट कितना है 10%, 10% गुना कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, रेशियो R2 दूसरे में रेट कितना है 12% गुना 10 साल के लिए, रेशियो तीसरे साल में क्या है R3 15% गुना क्या है 12%, 10 12 वर्ष हो गया। थोड़ा सा काटा काटी करे तो देखिए परसेंटेज 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 चला गया, 6 से गया 2 बार में, यहाँ पे गया 2 बार में, यहाँ पे 10 है तो ये गया 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में चला गया। ये आया 1/2, रेशियो 1/4, रेशियो 1/6। हमने क्या किया कि 10 गुने 6, 12 गुने 10, 12 गुने 10, 15 गुने 12, परसेंटेज से हटा दिया, परसेंटेज हट गया, 6 से गया 6 दूना 12, ये 2 बार में, ये गया 2 बार में। अगर 5 से गया तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। हम जब इसका सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम लेके करेंगे तो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 का 1/2 कितना होगा 6, 12 का 1/4 कितना होगा 3, 12 का 1/6 कितना होगा 2, तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 क्या आ गया, प्रिंसिपल जो तीनों योजना में इन्वेस्ट किया होगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का मॉसो HCF और उनका लॉसॉप कितना दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या बताइए। क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल LCM इंटू HCF होता है। हम क्या बोले, तो मान ले कि वो संख्या क्या है, A है, A गुना दूसरी संख्या क्या है 435 बराबर HCF कितना है 15 गुना 690। यहाँ से पहली संख्या आप निकाल लेंगे, अपने आप को ताली बजाएंगे, वाह हमसे तो क्वेश्चन हो गया, टाइम लगेगा। क्या होता है HCF LCM, देखिए ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट करेगा, इसीलिए हम इसे ऑप्शन से आपको बता रहे हैं। HCF क्या है 15 है। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे। अगर एक संख्या ये है तो दूसरा संख्या जो आएगा उसका HCF कितना होगा 15। 15 में क्या छुपा हुआ है 3 और 5, 3 और 5 छुपा हुआ। 3 देखिए 5 का विभाजता का नियम क्या होता है कि आखिरी का लास्ट डिजिट क्या होगा 0 या 5 होगा। 0 5 तो 1 कट गया, इसमें आखिरी डिजिट 4 है। यहाँ पे देखिए 3 का क्या होता है सम ऑफ डिजिट 2 1 3, 3 से कट रहा है, 2 1 3, 3 से कट रहा है। यहाँ पे देख 3 5 3 8 2 10, 3 से नहीं कट रहा है तो 2 ऑप्शन कट गया। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है? ये दोनों संख्या जो है एलसीएम अब क्या होता है, एलसीएम वह लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो।
435 से तो विभाजित होगा, क्योंकि 435 और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका एलसीएम है। अब हमें इस दोनों में चेक करना है। अगर गौर से देखें तो जीरो तो कटेगा, तो हम क्या करें 609/12 या 609/21 से विभाजित करें जिससे हो जाएगा वही हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि जीरो से तो जीरो काट रहा है। अब देखिए यहाँ पे 12 जो है 4 तिया 12, 4 में 2 है, 2 तभी 2 609 को डिवाइड कर पाएगा नहीं, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम क्या है कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। 9 क्या है, विषम संख्या है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा सी सही है, सी से काटेंगे आ जाएगा। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हो तो करते रहिए और लगे रहिए। गलती से अगर 3 ऑप्शन कट जाता है तो इतना सॉल्व नहीं करना है, हमारा ऑप्शन सी होगा। यहाँ से अगर आप ए का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 15 से जाएगा, ये जाएगा 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 30 जाएगा तो 13 135 होगा, 15 नंबर 135, 29 से ये जाएगा 9 से एक बार में 2 बार में, ये कितना हो जाएगा ए का वैल्यू 210। काटते रहिए आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक भी लगा लीजिए, आंसर लाने में और मजा आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा, इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेचा है, तो अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का फायदा होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना, मान लीजिए कि वो जो होगा एक्स उसका कॉस्ट प्राइस हो, मान लेते हैं। क्या क्या 4/5 का मतलब क्या हुआ कि 4 के वस्तु को 5 में बेच रही है अनीसा। 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, इसका मतलब कि 25 के सामान को वो 26 में बेच रही है, अनीसा ही है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 पचे 25, ये कितना आ गया x गुने 20/26, 26/20 आ गया, मतलब 20 के सामान को 26 में अनीसा बेच रही है। तो 20 पे कितने का फायदा, 6 का फायदा, 100% पे कितने का फायदा, 20 पंचे 100, क्या होता है 20 पंचे 100, 100 6 पंचे 30, 30% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे करिए, एक बार डिटेल हम आपको बता देते हैं। मॉक टेस्ट है, ठीक है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए। ये अप्रोच जो स्टूडेंट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा, जो ये नहीं कर रहा है थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। दिया हुआ है कि अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य से इतने में पर खरीदा। तो देखिए हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अनीसा ने क्या दिया हुआ कि अनीसा परचेज ए टीवी 4/5 ऑफ इनिशियल सेलिंग प्राइस। हम मान लें कि अगर इनिशियल सेलिंग प्राइस अगर 5 होगा, 5 का 4/5 में वो खरीदी, 5 का 4/5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अनीसा उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4। अब बोल रहा है कि 4% अधिक मूल्य पर, जो आरंभिक सेलिंग प्राइस है उससे 4% अधिक मूल्य पर वो बेच दिया है। हमें लगा था अनीसा के नाम सुनने से लगा कि वो होगी, लेकिन ये तो है। आइए अब देखिए 5 जो सेलिंग प्राइस इनिशियली था 5, उससे 4% अधिक पे बेचा है। 5 का 4% निकालना थोड़ा सा कठिनाई होता है। हम जब ये रेशियो ही है तो दोनों साइड हम 2-2 जीरो चिपका देंगे तो रेशियो पर कोई असर ना ही पड़ेगा। तो 400 और 500 हो गया। अब 500 का 4% आसान निकाल सकते हैं। 500 का 1% 5, तो 4% 20। 500 के चीज़ पे ज़्यादा 4% ज़्यादा पे बेचेगा कितना 520 पे। 400 की वस्तु को 520 में बेच रहा है, कितना ज़्यादा 120 ज़्यादा। 120 ज़्यादा कितने पे 400 पे। परसेंटेज मतलब कि 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 या 12 30% यहाँ से भी आया, लेकिन लिखना ज़्यादा पड़ रहा है। लिखना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है ये त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर 2 कॉन्सेप्ट पता हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है
इफ ए प्लस बी दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो टेन ए बराबर कॉट बी होता है, या हम ये बोल सकते हैं टेन ए बट्टा कॉट बी एक होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं, बड़ी गौर से देखिएगा, एक बट्टा ये क्या हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी वन होगा, ये भी बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉट ए इंटू कॉट बी वन होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देखिए चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि 19 डिग्री 71 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है। कॉट 90 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट 19 डिग्री इंटू कॉट 71 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉट 90 डिग्री 90 नहीं 19 अपॉन टेन 71 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 69 डिग्री। यहां तक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए कॉट इंटू ये देखिए 19 डिग्री और 71 डिग्री कितना होता है, आप बोलेंगे कि 19 दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, मतलब कि इस कॉट 19 डिग्री गुने कॉट 71 डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉट बट्टे 10 एंगल का वैल्यू क्या 19 डिग्री बट्टे 71 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये बचा 1 बट्टे सेक स्क्वायर 69 डिग्री, 1 बट्टे सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 69 डिग्री लिख सकते हैं। बिल्कुल। आपको ये बात बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे साइन थीटा होता है, ये तो सर हमें पता है तो बताइए आंसर क्या होगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, हम इसे क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 21 डिग्री। एंगल अगर सेम है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर इतना कुछ आपको पता होगा तो यहीं पे कर देंगे कि कॉट 90 गुने ये 1 हो गया, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री हो गया, कॉस कॉट यहाँ पे जाएगा तो 19 71 1 होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 बट्टे कॉसेक होता है, 1 बट्टे सेक कॉसेक होता है। 69 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे साइन में तो क्या होगा साइन 21 डिग्री, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखिए 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 कैसी संख्या है, इवन या ऑड, इवन है भाई, एक पहला ऑड कितना होगा ऑड 1 होगा, फिर अगला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे चलते जाएगा। 52 क्या इवन है तो 52 से एक पहले 51, ये क्या होगा ऑड होगा, 1 3 5 7 9 ऐसे चलते चलते 51 तक जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि तो सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग क्या होता है, एस एन हम निकालते हैं, सम ऑफ एन टर्म एन बट्टा 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। अब हमें एन जो है नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो एन जो निकालना है कोपचे में निकालिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 51 में से एक जाएगा डिफरेंस, ये देखिए 2 का ये कैसा सीरीज हो गया एपी हो गया, हमें दिख रहा था कि ये एपी है 1 3 5 और एपी में जा रहा है, डिफरेंस से भाग देंगे जमा 1 कर देंगे, 51 में से 1 गया 50, 50 बट्टे 2
25 और 1 26 आ गया। अब देखिए n का वैल्यू अगर 26 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 26 बट्टा 2। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है 51 है। 1 प्लस 51 52 हो गया। ये हो गया 26 गुने 52 बट्टे 2 26। 26 को 26 से गुना करेंगे तो कितना होगा? बच्चा बच्चा जानता है 676। बच्चा बच्चा जानेगा 676। आंसर सी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को दो व्यक्ति द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ कुल मूल्य का 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाले लाभ ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। एग्जाम में अगर करना हो तो सिंपल, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। मान लो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो क्या हो गया, कुल जो होगा मूल्य का 38% लाभ होता है। मतलब टोटल लाभ कितना हो रहा है 38% का। कितने में आएगा 138 में होगा। आगे बोला कि यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है। 15% का लाभ मतलब कि 100 पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ये 115 में बेचेगा। अब हमसे पूछा ये तो 15% का प्रॉफिट हो गया इस पे। अब बोला कि यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे इस चीज को? देखिए 115 से 138 कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 15 दूनी 30, 15 8 8 5 13, 23 ज्यादा है। 23 किस पे ज्यादा है? 115 पे ज्यादा है। तो 100 पे कितना, 100% पे कितना होगा? 23 को ये काटेगा 23 25 बार में 5 बार में 5 100 को काटेगा 20 बार में। ये हो गया 20% हमारा सही आंसर है। हमें कोई सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा x प्लस एक्स वाई बाई 100 लगेगा, वहां पे आपका हाथ थोड़ा सा रुक सकता है। जब आसान दिया गया हमें बीच का वैल्यू पूछ रहा तो हम निकाल लेंगे, क्यों हम उसके लिए परेशान होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, सक्सेसिव परसेंटेज से निकल जाएगा भाई। आइए, एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है। समानांतर चतुर्भुज के कुछ खासियत बताओ भाई लोग। मान लीजिए ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज होगा तो थोड़ा सा और घुमा देते हैं आगे। ये अच्छा। एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार, हाइट क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर इसका हाइट जो होगा ये होगा, हाइट ये हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है। संगत आधार क्या होगा? बेस क्या है? ये है। अगर ये h होगा, पैरेललोग्राम का हाइट कितना होगा? 2h होगा। हमसे पूछ रहा है तब समानांतर चतुर्भुज के हाइट ऊंचाई बताइए। हाइट तो हमें यही फाइंड करना है, 2h बताना है। कैसे फाइंड करेंगे जबकि एरिया दिया गया है? तो समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? दिया गया है 288 बराबर बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? h है। हाइट कितना है? 2h है। 2 को ये 288, 2 को काटेगा 288 144 बार में। यहाँ हो गया h स्क्वायर हो गया। h का वैल्यू कितना होगा? आप बोलेंगे 144 का स्क्वायर जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब h हमारा 12 आ गया, हमसे पूछ का रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हाइट बताइए। तो हाइट अगर क्या है 12 गुने 2 24, इसमें पूछ रहा है मीटर में पूछ रहा है, तो 24 मीटर हमारा क्या होगा? आंसर होगा जी। तो बस पैरेललोग्राम बनाना है, उसका आपको एरिया पता होना चाहिए, काम बन जाएगा। विकास अपने वेतन का सॉरी साथियों,
विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में इतना होता है। इनकम क्या होता है? बोले इनकम, सर इनकम होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। बोल रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। खर्च मतलब एक्सपेंड कर देगा कितना? 80। तो इनकम कितना होगा? 100 होगा। अगर इनकम 100 रुपया कमा रहा है, खर्च 80 रुपया कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? 20 रुपया करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आगे बोल रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो रहा है। पहले इनकम था 100, अब बढ़ गया है 25%। अब नीचे में 125 मत लिखने लगना, 25% बढ़ रहा है तो हम सीधे लिखेंगे कि 100 का 25%, 25 बढ़ा, प्लस लिख दो बढ़ने के लिए, बराबर। बोला उसके व्यय एक्सपेंडिचर में कितना हो रहा है? 15% की वृद्धि हो रही है। पहले जो खर्च कर रहा था 80, अब उस पर कितना हो रहा है? 15% और ज्यादा खर्च कर रहा है। बड़ी खर्चीला आदमी है। 80 का 10% 8। देखो कैलकुलेशन आपको ओरली करना पड़ेगा। 80 का 10% 8, 10% 8 मतलब कि 5% कितना होगा? 4। 10% प्लस 5% 15%, 8 प्लस 4 12। खर्च कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया। जब इनकम 25 बढ़ा है तो खर्च 12 बढ़ा है, तो बचा कितना रहा होगा? 13 बचा रहा होगा। 13 किस पे बचा रहा है? सेविंग। पहले कितना था? 20 था। पहले 20 था, अब 13 ज़्यादा बचा रहा है, तो 100 पे कितना बचाएगा? 20 को जाएगा 5 बार में, 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 स्लाइस परसेंट। बहुत आसानी से 125 क्यों लिखे, फिर 80 में 12 क्यों जोड़े, फिर ऐसा क्यों करें? नहीं, जितना बोल रहा है उसी से काम आपका चल जाएगा। अगर जहाँ पे बोलता घट रहा है तो माइनस कर देते हैं, जोड़ने का बोलता है तो प्लस कर देते हैं। आइए, दिया हुआ दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। जो भी संख्या होगा वो क्या होगा? 9 + 11, 20 का मल्टीपल होगा, 20 से विभाजित होगा। 20 से विभाजित कौन हो रहा है? 45 नहीं हो रहा है, 35 नहीं हो रहा है, 30 भी नहीं हो रहा है, 40 हो रहा है। हो गया, यही आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का, अब आप करने जाएंगे तो क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात, इसमें से प्रत्येक में से घटाया गया था 9x - 4 बट्टा 11x - 4 इक्वल टू 7/9। यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू तो 2 ही आएगा, 11/9। आप वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ को आपको ऑप्शन से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट करेगा। इस क्वेश्चन में वही स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जो बहुत जल्दी कर पाएगा, टाइम बचा पाएगा। दिया हुआ भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। समबाहु त्रिभुज हो या वर्ग हो, अगर भुजा सेम है तो एरिया क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? x है तो x का स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? x स्क्वायर। हमसे पूछ कर रहा है इसका अनुपात, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो √3 अनुपात 4। ये क्या है? ट्रायंगल का है एरिया। ये क्या है? स्क्वायर का। हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या होगा? √3:4। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर पाएगा। लीड किसको मिलेगा? जो थोड़ा सा स्मार्ट वे में सोचेगा। बोल रहा है कि 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित होगा
और क्या होगा, एक शेष बचेगा। अगर हम इस सब ऑप्शन में से एक घटा दें और जो इस सब इससे विभाजित हो जाएगा वो हमारा आंसर हो सकता है। अगर 2 होगा तो 13 से भाग दे देंगे। अगर देखो बस हम यूनिट डिजिट घटा रहे हैं, 0 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे आप बोलोगे 9 बचेगा, पूरा घटा लो, ये बचेगा 3639। ये कितना बचेगा 3600। ये कितना बचेगा 3613। ये बचेगा 3626 बचेगा। ये हमें इन सब संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। जब विभाजित होगा तभी तो उसमें एक जोड़ देंगे तो एक बच जाएगा। 5 है, 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, आखिरी अंक 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या विभाजित होगा। आखिरी अंक 3 है, ये विभाजित नहीं हो रहा। आखिरी अंक 6 है, ये विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आखिरी अंक यहाँ पे 9 है, ये भी विभाजित नहीं हो रहा है। 3 कट गया तो 1 ही होगा। अब देखो दूसरे से अगर चेक करना चाहो तो यहाँ पे क्या 9 है, 9 से क्या होता है सम ऑफ डिजिट हम चेक करेंगे, 6 और 3 9 विभाजित हो रहा है। इसका देखेंगे तो 6 3 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 3 9 से विभाजित, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। 6 3 9 होगा, 3 1 4 होगा, नहीं कट रहा है हमारा। जब एक ही से पकड़े हैं और क्वेश्चन हो गया तो ये क्या होगा 3601। आप 3601 में अगर 13 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो ऑप्शन मेथड से भी जाना चाहिए जल्दी करने के। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत आसान क्वेश्चन है। हर का परमीकरण कर देंगे। परमीकरण क्या होगा कि जैसे 2 माइनस रूट 3 है, साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसके बराबर दिया गया तो हम सॉल्व करेंगे और इसको सबसे बाद में लिखेंगे, बार बार लिखने से टाइम भी बर्बाद होगा। देखिए 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब नीचे में 1 होगा। अब हमें ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, बहुत गौर से देखिए मल्टीप्लिकेशन में गुना में आप कच्चा नहीं खा लीजिएगा। पहले 5 से हम 2 में गुना करेंगे, रूट 3 में गुना करेंगे, 5 से 2 में करेंगे तो 10 होगा, जमा 5 से रूट 3 में करेंगे तो 5 रूट 3 होगा। ये नहीं करने लगेगा रूट 3 को 5 से गुना करेंगे रूट 15 कर दीजिएगा, ना जी ना, प्लस रूट 2 रूट 3 से 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 रूट 3, 2 इंटू रूट 3 से रूट 3 में गुना करेंगे तो 2 गुने रूट 3 क्या होता है रूट ए इंटू रूट ए होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 होगा, 3 दूनी 6 जमा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट वाले को एक साथ, ये हो गया 10 और 6 16 प्लस 5 और 4 9, 9 रूट 3 हो गया। ये किसका वैल्यू आया x प्लस इक्वल के साइड दिया गया रूट 3। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो y के साथ रूट 3 लगा हुआ, रूट 3 के साथ यहाँ पे क्या है 9 है, तो y बराबर 9, x बराबर क्या होगा कांस्टेंट है x बराबर 6। हमसे क्या पूछ रहा है x कॉमा y पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है x कॉमा y पूछ रहा है। ये क्या होगा 16 कॉमा 9। ये नहीं करने लगेगा कि 9 कॉमा 16 पर, जैसे पूछेगा वैसे ही लिखने पड़ेगा, नहीं तो इतना जो काम कीजिएगा सब पानी में चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये क्या होगा 16 9 का होगा, आ जाता है 9 16 नहीं करिएगा। आइए एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 90 डिग्री, एक एंगल क्या है C समकोण त्रिभुज है, कोण A बराबर कोण B। अगर एक त्रिभुज में तीनों कोणों, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, नहीं 180 डिग्री होता है। एक कोण का वैल्यू दे दिया है 90 डिग्री, बाकी 2 कोण बचेगा उसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। दोनों एंगल अगर बराबर हो रहे हैं, मतलब कि दोनों एंगल बराबर है तो 90 डिग्री बराबर भागों में बटेगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, बी का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री।
ए के जगह पे 45 रखिए, बी की जगह 45 रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन स्मार्ट वे में क्या होगा, अगर आपको ये पता हो कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये तो होता है कॉस ए माइनस बी होता है, और 45 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। इसका फार्मूला पता है, कॉस ए माइनस बी होता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कॉस ए माइनस बी। ए की जगह पे 45, बी की जगह पर 45, आपसे सिंपल पूछ रहा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ऑप्शन से। फिर भी कोई करना चाहेगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/2 तो हम ये लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 1/√2 जमा कॉस 45 1/√2 गुना 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 1 आ गया, आंसर हमारा कौन सा आएगा, सी। वैसे भी आएगा, फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर फार्मूला पता होता कॉस ए माइनस बी होता है तो आप एंगल भी नहीं निकालते, बी के जगह ए रखते हैं, 0 आता, 1 आंसर होता। आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाता है। क्या होता है 1668? इस धनराशि पर लागू ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट है। आइए, बोल रहा है कि कोई भी जो धनराशि है, मान लीजिए वो जो पी है, यहाँ पे लिखिए, वो जो पी है, पी जो है आपको 3 वर्ष में, 3 ईयर में 1512 हो जा रहा है और 4.5 वर्ष में 1668 हो जा रहा है। मतलब अगले 1.5 साल में कितना हो जा रहा है, 1668 हो जा रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। हमसे पूछ रहा है धनराशि पे लागू ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब ये देखिए कि 1.5 साल में साधारण ब्याज तो बराबर ही बढ़ता है, हर एक साल बराबर ही बढ़ेगा। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1600 में से 1500 जाएगा, 168 में से 12 जाएगा, 56 होगा, 156 आए। 1.5 साल में कितना बढ़ रहा है, 156 बढ़ रहा है। ये 1.5 साल का कितना गुना है, 2 गुना है। ये इसका भी 2 गुना कितना होगा, 15 का 2 गुना 300, 6 का 2 गुना 12, 312। मतलब 3 साल में 312 रुपया बढ़ा होगा। 3 साल में अगर 312 बढ़ रहा है, प्रिंसिपल पे 312 बढ़ने के बाद अमाउंट कितना हो गया 1512, तो प्रिंसिपल क्या होगा, आप बोलेंगे सर 1512 में से 312 घटा दीजिए, ये कितना होगा 1200। प्रिंसिपल कितना आया 1200 आया। हमसे पूछ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर 3 साल में 312, 3 ईयर में 312 हो रहा है, तो 1 साल में क्योंकि बराबर ब्याज बढ़ेगा तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 1 साल में 104 होगा। मतलब कि 1200 पर 1 साल पे ब्याज कितना मिल रहा है, 104 मिल रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट पूछ रहा है, 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला है कितना 104, कितने पे 1200 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। अगर हम इसे काटें तो ये जाएगा 4 तिया 12, 3 बार में 4 से ये जाएगा 2 और बचेगा 2, 6 चौक 24, कितना बचा इंटरेस्ट 26/3%। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आ गया क्वेश्चन को करके। आप लोगों को मज़ा आया हो तो एक बार अच्छा कमेंट और लाइक मारो, मज़ा आ गया।
इफ ए बराबर बी स्क्वायर बट्टे बी माइनस ए दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ इतना। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान लेंगे। मान लेते हैं कि अगर ए इक्वल टू 0 होगा, ए जीरो बी से गुना जाएगा तो बी स्क्वायर 0 मतलब कि बी भी 0, ए जीरो बी जीरो मतलब कि एक ए के जगह पे भी 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब। आंसर क्या आया? 0 आया। बस खत्म। यदि एक पहिए की त्रिज्या 8% की वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि घूर्णनों को बताइए कि कितने बार वो चक्का घूमेगा कि 100 मीटर की दूरी नया और पुराना वाला तय कर लेगा। देखिए, ओल्ड पहिया, न्यू पहिया, 8% की वृद्धि मतलब कि 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4% का 1/25, 8% का 2/25, 2/25 मतलब कि रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा? 25 से 27 हो गया, 25 से 27 हो जाएगा। अब आप बताइए कि सरकमफ्रेंस, वो सरकमफ्रेंस क्या ऊपर वाला, मान लीजिए ये जो है, ये जो सर्कल हमने बनाया, अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो एक घूमेगा, एक चक्कर में जितना ये घूमेगा वही तो उसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। हमें 100 मीटर की दूरी तय करवाना है, तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो इसका सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। अगर मान लीजिए हम इस आर के लिए निकालें या इस आर के लिए निकालें, 2π तो क्या होगा? 2π तो कांस्टेंट है, दोनों जगह कट जाएगा, तो सरकमफ्रेंस का भी रेशियो क्या होगा? 25/27 होगा। अब आइए 100 मीटर की दूरी, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी तय करना है, सरकमफ्रेंस इतना है, एक बार में क्या होगा? एक बार अगर रोल करेगा तो ये 25 मीटर तक जाएगा। 100 मीटर तय करना है तो उसको 4 रोल करना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते? हमसे पूछ रहा 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी इसे भी तय करना है, 100 मीटर की दूरी इसे भी तय करना है। और अगर डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यहाँ पे टाइम की जगह पे आपसे क्या पूछ रहा है? घूर्णनों की संख्या। ये क्या स्पीड है? सरकमफ्रेंस का एक बार घूमेगा तो वो उसका स्पीड कहलाएगा। और अगर ये सरकमफ्रेंस उसका स्पीड है तो उसका घूर्णन का टाइम, या हम बोल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा या कितनी बार घूमेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 27/25। अगर ये लाइन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आंसर तो हमें समझ में आ रहा है कि 27/25 होगा, लेकिन आओ इस चीज को समझते हैं। अगर ये एक बार घूमेगा, ये मान लीजिए कि 25 मीटर पर घूर्णन, एक बार घूमेगा तो 25 मीटर जाएगा, तो 100 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 100/25 मीटर। और इसको नए वाले को 100 मीटर जाना है, स्पीड क्या होगा? 25 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड मतलब कि पर घूर्णन मान लीजिए, ये हो गया 27 मीटर पर घूर्णन। m/g, m/g, m/g से m/g कट गया, 100 मीटर से 100 मीटर कट गया, 1/25, 1/27, 27 इधर गया, 25 उधर गया, 27/25। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए, अभी तक तो लेडर वाले क्वेश्चन में बहुत जोर करके काम करते थे। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? अभी तो बहुत ज्यादा रील्स देखे ना कि प्लस प्लस हो, ऐसे ऐसे करके जोड़ते जाओ, लेकिन अब इसमें कौन सा लगेगा? सब बहुत ही आसान है। देखो 240 है, 240 को ऊपर लिखो, डिवाइड है, डिवाइड क्या करो? या तो ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? भागा क्या होगा? 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 100 गुने 3, 300। जीरो से जीरो जाएगा,
6 से ये 5 बार में जाएगा, ये 6 से 4 बार में जाएगा। आंसर क्या होगा? 4/5। अगर ये चीज़ समझ में आया तो बोलो जय माता जी। क्या करना है? भाग है, या तो आप 3 गुने 5 गुने 4 गुने 5 करिए। भाग मतलब कि उसमें भाग दे दीजिए, या ऊपर से नीचे आइए, जो संख्या उसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4/5। आइए ये बताइए, दो संख्याओं का लॉसो इतना है, मौसो इतना है। लॉसो और मौसो का गुणनफल दिया गया, दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया, एलसीएम का दिया है गुणनफल, और अंतर 2 दिया गया। अरे कुछ नहीं, वो बातों को घुमा रहा है, बोल रहा है दो संख्याओं का सीधे गुणनफल। एलसीएम छोड़ो ना, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और तो गुणनफल क्या दिया गया? 24 दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि ए माइनस दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है, 2 दिया गया। हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। आदमी उधर एलसीएम पे भागता रहेगा, आप सिंपल देखो, दो संख्याओं को गुना करें तो 24 आना चाहिए, उसका अंतर 2 आना चाहिए। 8 6 48, अंतर तो 2 है लेकिन गुना करने पे 24 नहीं आ रहा। 4 दूनी 8, 80, गुना करने पे 24 आना चाहिए। 6 चौक 24, अंतर 2। 6 और 4 का अंतर कितना है? 2 है। और 6 गुने 4 24 होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्त। इस क्वेश्चन को एक बार आप तब तक पढ़िए, तब तक हम इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बस आपको डायग्राम अगर समझ में आ गया तो, और डायग्राम याद हो गया तो काम बहुत ही मजा आ जाएगा। सही है, पढ़ते रहो। दिया गया है एक मीनार के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष से दिया गया है। और क्वेश्चन अब पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? देखो, अपने नैना को, अपने आंखों को ऊ मतलब ऊपर करो, ऊपर करो तो उन्नयन कोण। आगे आएगा अवनमन कोण। नमन मतलब कि किसी के सामने झुकते हैं तो नीचे देखना पड़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे तो जो एंगल बनेगा अवनमन कोण। और नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं, आंखों को ऊपर कर रहे हैं, तेरे नैनों को ऊपर जब करेंगे ना, वो उन्नयन कोण कहलाता। बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री। आगे बोल रहा है कि ये क्या है? ये मीनार है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, देख रहा है 30 डिग्री से देख रहा है। जब आपको ऊपर से किसी को देखना पड़ेगा, अब नमन कहलाएगा। मीनार की ओर 20 मीटर चलने पे, पहले आदमी यहाँ पे था, 20 मीटर आया, यहाँ तक पहुंचा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है। चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री, अब कन्वर्ट कितना हो गया? 60 डिग्री में। अब ऊपर तारते हुए जा रहा है, क्योंकि आप बिल्डिंग से जितना दूर रहेंगे, आपका आंख उतना नीचे देखेगा, ऐसे करके रहेगा। जब बिल्डिंग के बहुत नीचे चले जाएंगे तो ऐसे करके देखेंगे। ऐसे देखने का मतलब क्या है? कि एंगल बढ़ेगा। एंगल क्या होगा? जितना बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे तो एंगल हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब हम जाके ऊपर वाले को, छत पे जो होगा उसको देखेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, हमें इसका हाइट बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको उलझाएंगे। सिंपल देखो, ये जो है ये पूरा लेंथ होता है 3, पूरा लेंथ 3 होगा। इस पॉइंट से नाम दे दे ए, बी, सी और डी। BC का लेंथ 3 यूनिट होता है, CD का लेंथ 1 यूनिट होता है। नहीं, इसका CD का लेंथ 2 यूनिट होता है, BD का लेंथ 1 यूनिट होता है। हाइट कितना होगा? √3 होगा। अब अगर गौर से देखोगे तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया है, 2 यूनिट का वैल्यू आपको क्या दिया है? 20 दिया है। कितना गुना है? 10 गुना है।
तो √3 का भी 10 गुना कितना होगा, 10√3। अगर हमसे मीनार से मतलब कि यहाँ पे जो पहले बंदा खड़ा था वहां से मीनार का डिस्टेंस पूछता तो कितना होता, 3 मीटर, 30 मीटर। 60 डिग्री से डिस्टेंस पूछता तो 10 मीटर। हाइट कितना होगा, 10√3। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। इस डायग्राम को आप माइंड में रखिएगा। क्लास में इसका बिल्कुल डिटेल में आप बताए थे। स्टूडेंट बोला था सर एग्जाम में तो आता है, भूल जाते हैं, तो एक बार फिर से याद कर लो। आइए देखो यहाँ पे जब आपको दिया हो कि यहाँ पे देखिए, आप एक बार अलजेब्रा के फॉर्मूला को माइंड में रखे रहिए। जब दिया 2 माइनस √5, 2 प्लस √5, 5 प्लस, ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। इसका फॉर्मूला पता है तो पहले आप इस दोनों को सॉल्व करिए। इसको नहीं कर पाएंगे तो इसका परमीकरण कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इस दोनों को जब आपस में एलसीएम लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 माइनस √5, क्या बचेगा 2 माइनस √5। यहाँ पे एलसीएम होगा 2 माइनस √5 और ये एलसीएम क्या होगा 2 प्लस √5। ऊपर में क्या होगा, 2 माइनस √5 हट जाएगा, 2 प्लस √5 से गुना होगा तो 2 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो 2 माइनस √5 बचे, 2 माइनस √5 बचेगा, उससे जाएगा तो गुना हो जाएगा, 2 माइनस √5 का स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। हम ऊपर नीचे √5 माइनस 1 और नीचे भी √5 माइनस 1 से गुना कर देते हैं, क्योंकि नीचे में रूट देखना अच्छा नहीं लगता है। घूंघट में सबको देखना अच्छा थोड़ी लगता है। एक बात आपको पता है, a प्लस बी अलजेब्रा में बार बार ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है, का स्क्वायर जमा a माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 2√5 का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा ऊपर में 2 इंटू ए के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 जमा b क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर 5 डिवाइड बाय, ये क्या होगा a माइनस बी, ए हो गया a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 5 का स्क्वायर माइनस 5 होगा, बिल्कुल सही है। नीचे में √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 में से 1 जाएगा। ऊपर में क्या होगा, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मोदी जी याद आ गए होंगे। √5 का स्क्वायर 5 जमा b का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू ए बी, ए क्या है √5, बी क्या है 1, 2√5 होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 4 9 दूनी 18, 18 बट्टे माइनस 1 तो इसको लिख सकते हैं -18 प्लस 5 और 6, 5 1 6 माइनस 2√5 नीचे में 4। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 2 काट देगा, ये सीधे ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा -18 प्लस 3 माइनस √5 बट्टा 2 होगा। इसको अगर हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 18 दूनी 36 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन 2 हो गया। 36 में से अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -36 प्लस 3 क्या होगा, माइनस का 33 माइनस √5 बट्टा 2। कौन सा ऑप्शन है, -33 माइनस √5 बट्टा 2, ऑप्शन
डी हमारा सही है। आइए, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है यदि भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है तो उनके संगत क्षेत्रफल। अगर देखिए हमें साइड का रेशियो कोई भी मान लीजिए कि वो जो पॉलीगन होगा, मान लीजिए वो स्क्वायर होगा जिसका हर एक साइड बराबर होता है, तो साइड दिया गया है 3:5 का, तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, हमारा एरिया का क्या होगा 9:25। अगर दोनों सम बहुभुजा इक्वल, मतलब भुजा समान है, भुजाओं की संख्या अगर समान होगा तो भुजाओं का लंबाई का अनुपात दिया गया है, तो एरिया क्या हो जाता, उस भुजा का हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, वही हमारा एरिया हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम आपको बोले क्वेश्चन में क्या था, देखिए सम रेगुलर पॉलीगॉन है, मान लीजिए कोई पॉलीगॉन अगर समान भुजा होगा तो स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, कोई भी पॉलीगॉन ले लीजिएगा समान होगा तो उसका एरिया क्या हो जाता है साइड का स्क्वायर हो जाए। यहाँ पे दिया गया है अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि उसका मान 4:5 के बराबर हो जाए। देखिए जो भी हम 7 और 11 में जो भी जोड़ेंगे इसी में से जोड़ेंगे, जो अनुपात होगा 4:5 होगा, मानते हैं, मतलब कि जो भी हम इसमें जोड़ेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, नीचे 5 है मतलब 11 में हम जोड़ेंगे तो वो 5 का मल्टीपल आना चाहिए, 5, 25, 5 होना चाहिए, 10 हो जाएगा, 15, 20, 25। जैसे अगर 7 में 18 जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 18 7 25 होगा, हमें चाहिए 4 का मल्टीपल, नहीं होगा। 7 में अगर 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 18, 4 का मल्टी, क्योंकि 4 को अगर 4 से भाग देंगे तो 16 जाएगा, 18 नहीं जाता, 16 देंगे तो 16 7 कितना होगा 23, नहीं, 9 डालेंगे तो 7 9 7 16, 4 का है, 9 अगर नीचे ऐड करेंगे तो 11 9 20, ये कितना हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 16 और नीचे में कितना हो जाएगा 20। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4/5 ऑप्शन से कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, 7 में जोड़ेंगे जो इस रेशियो में आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला 4 का मल्टीपल होना चाहिए, नीचे वाला 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो कटेगा, HCF तो तभी आएगा ना। दिया हुआ देखो 7 जेड और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, 7 और 1 8, हमें यूनिट डिजिट पे 6 चाहिए, इसके लिए हमें जेड पे क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, तो क्या हो गया 8 + 1 9, 9 7 16, यहाँ पे भी जेड का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। हमसे पूछ रहा है x + y + 8 और 1 कितना होगा 9 बराबर, यहाँ पे क्या इस सब का सम हमें का यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 आने के लिए यूनिट डिजिट पे x और y का क्या होना चाहिए वैल्यू 3 होना चाहिए, या एक्स वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, अगर हम इसमें और जोड़ें तो 13 कर सकते हैं, 13 जोड़ सकते हैं, और भी हम जोड़ सकते हैं 23 जोड़ सकते हैं, तो यूनिट डिजिट पे आएगा। हमसे बोल रहा है कि एक्स का जो मान और जेड का मान मैक्सिमम होना चाहिए, एक्स को मैक्सिमम होने के लिए वाई को मिनिमम होना पड़ेगा। अगर हम 3 रखते हैं, अगर मान लेते हैं 3 होता तो वाई को अगर हम 0 रखेंगे तभी एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, और अगर हम 13 रखते हैं एक्स और वाई का सम 13 आएगा, इसके लिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 या 7 में से हमें क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स का वैल्यू अगर 7 रखेंगे तभी वाई का वैल्यू क्या आएगा 6 आएगा, एक्स हमें मैक्सिमम रखना है, तो 6 और 6 12 13, 13 9 22 होगा, यूनिट डिजिट पे 2 जाएगा, तो 7 और 6 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया
2 आएगा। कब? जब हम x के जगह पे 7 रखेंगे और y के जगह पे 6 रखेंगे। अब हम चेक करें कि क्या आएगा, 9 7 7, नीचे में क्या आएगा 8 6 8, और क्या आएगा 7 8 1। क्योंकि हमें जोड़ के चेक तो करना पड़ेगा कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कब? जब हम x और y के जगह पे 7 और 6 रखे हैं। हो गया 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 1 हासिल बचा, 8 8 16 16 6 22 हासिल का 2, 8 2 10 10 9 19 19 और 7 26। जा, ये तो आ रहा है 26 26। हमें चाहिए 2526। मतलब कि जो हम x का वैल्यू जो 7 रखे हैं वो नहीं रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। z का वैल्यू तो 8 है, फिक्स है। x का वैल्यू हमारा 7 नहीं होगा। तब क्या होगा, x का वैल्यू 3 होगा। आइए हम x के वैल्यू 3 पे भी अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 9, x का वैल्यू 3 7 8, y का वैल्यू हमें तब क्या, अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 8 7 8 और 1। इस सबको जो 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 3 11 1 12 हासिल 1, 9 1 10 10 8 18 18 और 7 25। मतलब कि हमें x का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। सीधे ये मत देख लीजिए कि मैक्सिमम हमें 7 रखना है। मिलना भी तो चाहिए ना, हमें एक सिर्फ x पे थोड़ी काम करना, पूरे का सम हमें 2526 होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया 4/5 का परसेंटेज मान बताइए। कितने स्टूडेंट परसेंटेज के जगह पे 100 रखेगा, सीधे बोलेगा 80%? नहीं, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं। ये क्या होगा, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 25 125। 4/5 परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2 1/6 1/12, ये तो स्टैंडर्ड है कि ये क्या है, 1/2 जमा 1/2 गुने 3 2 एंड सो 1/n इंटू n+1। ये क्या होता है, हम जो इसको सॉल्व करके निकालते हैं क्या, 1/, डिफरेंस क्या, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 जमा लास्ट टर्म क्या होगा n+1, 1/n+1 होगा। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे में क्या आएगा n+1 और ऊपर में क्या होगा n/n+1 हमारा आंसर होगा। लेकिन एक बात रुको, जब आपको 1/2 से सीरीज स्टार्ट हो और लास्ट में ऐसा हो 1/2 से स्टार्ट हो, n इंटू n+1 हो, डिफरेंस 1 हो, तो सिंपल आप लिख दीजिए n सेकेंड टर्म बट्टे लास्ट टर्म, n/n+1 हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखो ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। और इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर करें, वैल्यू रख के तो कर सकते हैं, बी की आय सी की आय से 20% कम है। यहाँ पे देखो ये क्या रेशियो है, ए बी और सी है। यहाँ पे 25 से अगर मान लीजिए सी का आय 25 होगा तो ये कितना कम है, देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहिए। यहाँ पे सी का आय क्या है, ए बी सी के रेशियो में दिया है, सी का आय 20 है, ये 23 है। यहाँ पे 20 से 3 ज़्यादा है, हमें तो कम बताना, बी की जो आय है वो सी से कम है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि 20 से ये 5 ज़्यादा है, हमें कम वाला बताना। यहाँ पे सी क्या है, अगर सी 25 रुपया कमा रहा है तो बी 20 रुपया कमा रहा है। अगर सी 25 रुपया कमा रहा है तो बी कितना कमा रहा है, 20 रुपया। कितना कम कमा रहा है, 5 कम कमा रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 5 से 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। मतलब कि सी से बी 20% कम कमा रहा है।
अगर हम ये देखें तो ये हो जाएगा 2/25 कम है गुना 100, ये कितना कम होगा, 8% कम है। ये 8% कम है, ये कितना है, 20% कम है। तो हम एक ही चीज को पकड़ के लगा सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे तो बता दें, तो बाद में इंसान बोलने लगे नहीं सर आप ऑप्शन से क्यों बता रहे थे। बी की आई सी की आई से 20% कम है। मान लेते हैं कि सी की आई अगर 100 हुआ तो इसका 20% कम, 100 का 20% कितना होता है, 20, तो बी का आई 80 होगा। अब बोला कि ए की आई बी की आई से 15% अधिक है, ये कितना है, ये 20% कम था, ए की आई बी की आई से 15% ज़्यादा है। 8 का 10%, 80 का 10% कितना होता है, 8, 5%, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा। 80 और 12 92, क्या रेशियो आया है, 92 रेशियो 80 रेशियो 100। कट रहा है क्या, 25 चौका 100 कटेगा तो 25 चौका 100, 20 चौका 80, ये क्या है 23 चौका 92 है ना, 23 चौका 92, 23 20 25, हमारा आंसर कौन सा आया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने पूरा क्लास देखा होगा, क्लास को एंजॉय भी किए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। और इस सारे के सारे जो 30 क्वेश्चन हैं एक बार आपने देख लिया है, कन्फ्यूजन हो तो फिर एक बार देखिए, उसके बाद ये 30 क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। तो ये पूरे के पूरे आज का जो 1 घंटे का लेक्चर है आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए नमस्कार।